गुड मॉर्निंग। आज अपन आर्थिक भूगोल की मूलभूत संकल्पनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्थिक भूगोल में संकल्पनाओं को अध्ययन करने से प्रारंभ अपन भू आकृति विज्ञान के बारे में भी जानना चाहते हैं। भू आकृति विज्ञान में भी विभिन्न प्रकार के जो कॉन्सेप्ट या संकल्पनाएं होती है उनका सर्वप्रथम अध्ययन जेम्स हटन के द्वारा 1785 में किया गया था, जो भूगोल की प्रमुख संकल्पनाओं को माना जाता है। उसके बाद में गोटस 1882 में आर्थिक भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में शामिल करके अध्ययन करने में शामिल किया गया है। अतः गोटस के द्वारा आर्थिक भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मूलभूत संकल्पनाओं के रूप में शामिल किया गया है। आर्थिक भूगोल विषय के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए अध्ययन की मूलभूत संकल्पनाएं निम्न प्रकार की है। नंबर 1, आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना। भूदृश्य या लैंडस्केप शब्द जर्मन भाषा के लैंडस्केप से लिया गया है, जिसका अभिप्राय प्राकृतिक, सांस्कृतिक व मानव समूह के मिश्रित स्वरूप से है। अर्थात लैंडस्केप इस धरातल पर विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक प्रदेश है, सांस्कृतिक प्रदेश है या मानव समूह के द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के जो प्रदेश है उसको अपन भूदृश्य या लैंडस्केप के नाम से जानते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के भूदृश्य के प्रमुख स्वरूप इस प्रकार से हैं। नंबर 1, परिवहन व्यापार भूदृश्य, ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा, कृषि भूदृश्य, एग्रीकल्चर लैंडस्केप। तीसरा, इंडस्ट्रियल भूदृश्य या इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। ये विभिन्न प्रकार के भूदृश्य या लैंडस्केप है, जिसको अपन परिवहन के रूप में आप जानते होंगे। विभिन्न प्रकार का जो कच्चा माल है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से परिवहन में भी विभिन्न प्रकार को जो कच्चे सामग्री है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए जो कच्चा माल है उद्योगों में व्यापार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है। अतः परिवहन और व्यापार दोनों भूदृश्य आर्थिक भूगोल की भूदृश्य संकलन का प्रमुख तत्व माना गया है। दूसरा, कृषि भूदृश्य, एग्रीकल्चरल लैंडस्केप। विभिन्न प्रकार की जो आदिम प्रकार की कृषि या प्राचीन काल की कृषि या नवीन प्रकार की जो कृषि जिसको अपन ट्रक फार्मिंग के नाम से जानते हैं, सारे लैंडस्केप कृषि भूदृश्य के रूप में दिन में शामिल करते हैं। इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, कच्चा माल परिवहन के द्वारा जब उद्योग केंद्र पर पहुंचता है तो उससे औद्योगिक विकास का परिदृश्य प्रारंभ हो जाता है। तथा औद्योगिक परिदृश्य या इंडस्ट्रियल लैंडस्केप आर्थिक भूगोल के भूदृश्य की प्रमुख संकल्पना का तत्व माना गया है। अतः उद्योगों का विकास करने के लिए हमारे पास में परिवहन के साथ साथ व्यापार की दृष्टि से या कृषि से विभिन्न प्रकार का जो कच्चा माल प्राप्त होता है उनसे ही उद्योग प्रारंभ किया जा सकता है। तथा औद्योगिक भूदृश्य औद्योगिक विकास के लिए भी आर्थिक भूगोल को एक घटक माना गया है। दूसरा, पोषणीय आर्थिक विकास की संकल्पना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सांस्कृतिक आधुनिकीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर पर विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। संसाधनों के पुनर्चक्रण, नवीनीकरण व टिकाऊ उत्पाद बनाने में भूमिका। सस्टेनेबल डेवलपमेंट लगातार रूप से मानव द्वारा जो खनन माइनिंग के द्वारा संसाधनों को दोहन किया जा रहा है, आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर एक विकट समस्या प्रारंभ होने वाली है, क्योंकि संसाधनों के पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग या नवीनीकरण या टिकाऊ उत्पाद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका सस्टेनेबल डेवलपमेंट को माना गया है। अतः जितनी आवश्यकता है उतना ही संसाधन निकाल के अपने विकास और वृद्धि के लिए प्रयोग करना चाहिए, ताकि आर्थिक विकास की संकल्पना या पोषणीय विकास की संकल्पना को अपन आगे बढ़ा सकते हैं। लगातार रूप से मानव के द्वारा संसाधनों का अति दोहन करना भी पर्यावरण के लिए हानिकारक माना गया है। अतः संसाधन पोषणीय होना चाहिए। पोषणीय संसाधन का शाब्दिक अर्थ है कि लगातार रूप से मानव जो संसाधन भूगर्भ से निकाल रहा है वो मानव के उपयोग के लिए साबित हो रहा है, जितना ही निकालना चाहिए। तीसरा, प्रादेशिक आर्थिक विकास की संकल्पना, यह आर्थिक भूगोल के व्यवसायिक पक्ष को दर्शाता है। इसमें विकास के भिन्न पक्षों का मापन एवं विश्लेषण कर आर्थिक विकास निर्धारित करना है। प्रादेशिक आर्थिक विकास की संकल्पना ये व्यावसायिक माना गया है। अतः इसमें मानव विभिन्न प्रकार के जो पक्ष है विकास के उसका मापन और विश्लेषण करके आर्थिक विकास को निर्धारित करता है। अतः विभिन्न प्रकार के जो प्रदेश है, जो सांस्कृतिक प्रदेश हो सकता है, प्राकृतिक प्रदेश हो सकता है, मानव समूह से निर्मित विभिन्न प्रकार के प्रदेश हो सकते हैं, या व्यवसायिक क्रियाओं से संबंधित प्रदेश हो सकते हैं, या उद्योगों से संबंधित प्रदेश हो सकता है। वो विभिन्न प्रकार के जो
प्रदेश है उनमें विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न पक्षों का मापन और विश्लेषण करके आर्थिक विकास को निर्धारित किया जाता है। अतः प्रादेशिक आर्थिक विकास की संकल्पना में प्रदेश विशेष को महत्व देकर के उसका विकास प्रारंभ किया जाता है। आर्थिक विकास नियोजन संकल्पना, संसाधनों का मूल्यांकन कर सर्वोत्तम उपयोग द्वारा आर्थिक विकास की योजना तैयार करना। विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको निकाल करके या प्रदेश विशेष के जो संसाधन तैयार किए जाते हैं वहाँ विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप या इकाइयाँ लगा करके, औद्योगिक केंद्र लगा करके उसका आर्थिक विकास किया जा सकता है या आर्थिक विकास की योजना प्रारंभ की जा सकती है। जैसे भारत में टाटा के द्वारा जमशेदपुर में आर्थिक क्रियाकलाप रूप में इकाई स्थापित की गई है। इसी प्रकार से अमेरिका के मान झील प्रदेश में विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप आर्थिक विकास के रूप में स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्यशील है। योजना स्वरूप, संपूर्ण अर्थतंत्र को पदानुक्रम में विभाजित करना। आर्थिक विकास की जो नियोजन है उसका योजना स्वरूप विभिन्न प्रकार से हैं। संसाधन आधार पर खंड विशेष में उसका विशेषीकरण, भिन्न प्रदेशों के मध्य कार्यात्मक संगठन का प्रारूप बनाना। योजना स्वरूप का शाब्दिक अर्थ है जो भी संसाधन है वो अर्थतंत्र है उसको एक पदानुक्रम या क्रम के अकॉर्डिंग विभाजित करना, फिर उन्हीं संसाधनों को खंड विशेष में विभाजित करके उसको विशेष प्रकार के संसाधन उनका उपयोग में लेना, फिर भिन्न भिन्न प्रदेशों में जो संगठन है कार्यात्मक संगठन है उनको एक प्रकार से वितरित या वितरण के रूप में प्रारूप बनाना। अगला, क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन की विशेष संकल्पना। दो भूदेशों के मध्य कार्यात्मक संगठन का होना जरूरी है। कहने का तात्पर्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न प्रकार के जो खनिज संसाधन या जो प्राकृतिक संसाधन हम लोगों को प्राप्त होता है उन दोनों इकाइयों के बीच में कार्यात्मक संबंध या कार्यशील संबंध होना बहुत ही जरूरी है, जिससे संगठन का विकास तेज गति से होगा। अतः क्षेत्रीय विकास भी तेज गति से होगा तथा प्रादेशिक विकास भी तेज गति से होगा। अतः विभिन्न प्रकार के भूदृश्यों के बीच में कार्यात्मक संबंध का होना बहुत ही जरूरी है, जिससे आर्थिक क्रियाकलाप को तेज किया जा सकता है। आर्थिक अवस्थिति की संकल्पना। भिन्न भिन्न आर्थिक क्रियाओं के स्थान में भिन्नता होती है जिसमें उसके विशिष्ट स्वरूप का बोध होता है। अपन मान सकते हैं कि जिस प्रकार से मानसून प्रदेश में चावल का उत्पादन होता है उसी प्रकार से भूमध्य के प्रदेश में रबड़ का उत्पादन होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न आर्थिक क्रियाओं के स्थानों में भिन्नता होते हुए भी विशिष्ट स्वरूप का बोध होता है, जैसे चावल का उत्पादन और रबड़ का उत्पादन। अगला, आर्थिक क्रियाओं के अन्य परिघटनाओं से संबंध की परिभाषा, जैसे भौगोलिक तत्व के संबंध, जैसे जलवायु और वनस्पति, वर्षा, मानसूनी वर्षा। भौतिक सांस्कृतिक, जैसे मानो कि ढालू क्षेत्र पर अपन बांध बना सकते हैं, बांध के द्वारा फिर जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, जल विद्युत का उपयोग अपन उद्योगों के विकास में किया जा सकता है। इसी प्रकार से कार्यकारण संबंध, जैसे जलवायु और मिट्टी, अच्छी जलवायु होगी, अच्छी मिट्टी होगी तो कृषि के लिए लाभदायक मानी जाएगी। अंतर प्रादेशिक संबंध, जैसे परिवहन और संचार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न प्रकार के कच्चे माल को पहुंचाने के लिए अंतर प्रादेशिक संबंध या परिवहन की सुविधा महत्वपूर्ण मानी गई है। आर्थिक भूदृश्य गत्यात्मकता की संकल्पना। आर्थिक भूदृश्यों में समय व तकनीकी परिवेश द्वारा परिवर्तन जिसका बोध विकास योजनाओं के आधार पर प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक भूदृश्य है उसमें टेक्निक या तकनीकी के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो प्रदेश है उनका विकास किया जा सकता है। प्रादेशिक अंतःक्रिया की संकल्पना। विश्व के एक क्षेत्र का आर्थिक क्रियाकलाप विश्व के अन्य भाग से अंतःक्रिया करता है, जैसे आयात निर्यात के द्वारा। अपन मान सकते हैं कि एक प्रदेश का जो आर्थिक विकास होता है वो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। अतः संसाधनों की दृष्टि से जो भी धनी राष्ट्र होगा वो अपना आर्थिक विकास और आर्थिक क्रियाकलाप तेज गति से करेगा और दूसरे देशों के साथ में भी वो आयात निर्यात के द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति या विनिर्मित माल की आपूर्ति लगातार रूप से करता रहता है। जिस प्रकार से जापान के पास में न्यूनतम कच्चा माल होते हुए भी वो अधिकतम निर्यात की स्थिति में हमेशा रहता है, क्योंकि उसके पास उच्च तकनीक पाई जाती है, कुशल श्रमिक पाए जाते हैं, पूंजी निवेश की अधिकता है, इसलिए वो लगातार रूप से विभिन्न प्रकार के प्रादेशिक अंतःक्रियाओं की संकल्पनाओं को प्रतिपादित करता है। आर्थिक क्रियाओं के वर्ग की संकल्पना। आर्थिक क्रियाओं की गुणवत्ता तथा भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि कारकों के आधार पर क्रियाकलापों को वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के जो वर्ग की संकल्पना है उसमें गुणवत्ता या आर्थिक क्रियाएं जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक और पंचम क्रियाओं के आधार पर उसको अपन विभिन्न प्रकार से भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक प्रदेशों में विभक्त करके अपन अध्ययन सामग्री में शामिल करते हैं।
आर्थिक विकास नियोजन की संकल्पना। मूल्यांकन पश्चात संसाधनों का सर्वोत्तम अनुकूलतम उपयोग द्वारा क्षेत्र विशेष की अधिकतम आर्थिक उन्नति की योजना का निर्माण या निर्धारण करना। अपन मानते हैं जो भी संसाधन या जो प्राकृतिक संसाधन निकाले जाते हैं उसको अनुकूलन या सर्वोत्तम अनुकूलन करने की दृष्टि से भी विशेष महत्व दिया गया है। थैंक फॉर वॉचिंग।